और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उपचुनाव के रण की खबर के साथ। और देखिए मतदान संपन्न हो चुका है और 6 बजे तक मतदान हो रहा था और अब देखिए वोटिंग पूरी तरह से खत्म हो रही है। तीनों सीटों पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 सीटें विजयपुर और बुधनी पर मतदान हो रहा था और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान हो रहा था। अगर देखा जाए तो कुछ अंतिम क्षण बाकी हैं मतदान संपन्न होने में। ठीक 6 बजे तक वोटिंग होनी है और आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जो सामने आए हैं उससे बेहतर वोटिंग नजर आ रही है। अगर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो बुधनी में शाम 5 बजे तक 72.37% मतदान दर्ज किया गया है, तो वहीं विजयपुर में 75.27% मतदान शाम 5 बजे तक दर्ज किया गया है। तो साथ ही रायपुर दक्षिण में 46.43% तक मतदान शाम 5 बजे तक दर्ज किया गया और अंतिम 1 घंटे के मतदान प्रतिशत की भी आंकड़े आने बाकी हैं। यानी कि अगर हम अंतिम 1 घंटा यानी कि 5 से 6 बजे तक के बीच के मतदान के प्रतिशत की बात करें तो ये जो अभी मतदान प्रतिशत आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, इसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर के बुधनी और विजयपुर पर बम्पर वोटिंग जरूर हुई है। उपचुनाव में भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और उपचुनाव के दिन भी लोग बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए बुधनी और विजयपुर में नजर आए। हालांकि रायपुर दक्षिण सीट पर 46.43% मतदान हुआ है, यहाँ पर ही संतोषजनक मतदान कहा जा सकता है। लेकिन विजयपुर, बुधनी और रायपुर दक्षिण सीट पर जो उपचुनाव का रण जारी है, उस उपचुनाव के रण में अब सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। प्रतिष्ठा का सवाल है ये तीनों सीट किसी न किसी नेता के लिए और इस प्रतिष्ठा के सवाल वाली सीटों पर अब जो जनता का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। और आपको बता दें कि अब इसके लिए अब नतीजों का इंतजार होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी, लेकिन आज जब सुबह से मतदान हुआ तो लगातार वोटिंग के जो अपडेट्स हैं, किस तरीके से मतदान हो रहा है और इसको लेकर के कैसे वार पलटवार या फिर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर दोनों पार्टियों के बीच देखा गया, उसकी भी पल पल की हम अपडेट दे रहे थे आपको। लेकिन अब जो रायपुर दक्षिण सीट छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर जो मतदान हो रहा था, तीनों ही सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। और हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा इस वक्त रायपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जरा उनके पास सीधा चलते हैं और वहां पर किस तरीके का मतदान रहा जानते हैं। अंकुश, रायपुर से क्या जानकारी, कैसी तस्वीरें आज दिन भर देखने को मिली और मतदान प्रतिशत अगर हम 5 बजे तक की देखें तो 50% के पार नहीं कर पाया, क्या वजह रही? बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके शायद मतदाता मतदान के लिए निकले नहीं है, ऐसा दिखाई दिया क्या? देखिए साउथ, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शाम के 5 बजे तक के आंकड़े जो निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं उस हिसाब से अगर देखें तो 50% भी मतदान प्रतिशत पार नहीं कर पाया। करीब 47% के आसपास ही मतदान प्रतिशत अब तक का है। हालांकि इसमें बढ़ोतरी होगी, जब ओवरऑल पूरे फाइनल आंकड़े आएंगे तो थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसमें भी 50% के पार मतदान प्रतिशत पहुँचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, उपचुनाव था और उपचुनाव में अमूमन ऐसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से रायपुर दक्षिण विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है उसमें जो मुख्य चुनाव हुए थे, जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान यहाँ का प्रतिशत 60% से 67% से जो है वो ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत कम होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत मुख्य चुनाव में भी कम था, लेकिन अब मतदान की मतों की संख्या के आधार पर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने थे बृजमोहन अग्रवाल। लेकिन इस बार बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में नहीं थे। उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो आकाश शर्मा, युवा चेहरा जो है वो इस बार चुनावी मैदान में है। मतदान को लेकर अगर प्रक्रिया की बात करें तो सुबह 7 बजे से जो मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है वो शाम को 6 बजे तक चलनी है। लेकिन
लेकिन 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है उत्साहवर्धक नहीं दिखाई दिए हैं। सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर टक्कर देखने को मिली है और सुबह से लेकर अब तक की शाम तक की अगर बात करें तो छुटपुट झड़प जैसी खबरों के बीच मतदान लगभग संपन्न होने की कगार पर है। निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां इस मतदान को लेकर करा ली गई थी। रायपुर जिले की अगर बात करें तो जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह की निगरानी में तमाम मतदान संपन्न हुए हैं और लोगों में उतना उत्साह तो नहीं दिखा, लेकिन इस बार जो प्रतिशत है उपचुनाव के लिहाज से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर 47% लेकिन अंकुश, आज दिन भर जो मतदान केंद्र हैं उनके बाहर की स्थिति क्या रही? जो लोग थे वो किस तरीके से बाहर आ रहे थे? सुबह की स्थिति की बात करें या फिर दिन होते होते क्या नज़ारा देखने को मिला? और जो लोग मतदान करने आ रहे थे उनका मुद्दा क्या था? प्रत्याशी ज़्यादा उनके लिए अहम नज़र आ रहा था या मुद्दे? देखिए, लगभग मिली जुली प्रतिक्रिया जो है इसमें निकलकर सामने आई है। अगर हम बात करें तो रायपुर जिले की दक्षिण विधानसभा सीट पर बहुत ज़्यादा मुद्दे जो हैं वो केवल और केवल मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए नजर आए हैं। लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंडिडेट इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि ऐसे कैंडिडेट उतारे जाएँ जो जनता को सीधे तौर पर पसंद आ जाएँ। ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो दांव खेला गया वो भी कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है, क्योंकि सुनील सोनी की अगर बात करें तो सुनील सोनी 2 बार के मेयर रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद सांसद का दायित्व संभाल चुके हैं और उसके बाद अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने आकाश शर्मा पर दांव खेला है। आकाश शर्मा एकदम फ्रेश चेहरे हैं, बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव उनको है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो, युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते वो एग्रेसिव राजनीति में अभी धीरे धीरे सक्रिय हुए थे और उसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। जनता इस बार थोड़ी सी असमंजस में थी, क्योंकि अब तक ये वो सीट है जहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार से विधानसभा चुनाव जीतते नजर आए, लेकिन इस बार ब्रजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में नहीं थे। ये भी थोड़ा सा एक जनता के मन में था कि इस बार उनको वोट। और देखिए, कांग्रेस इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी और लगातार उसको लेकर के जोर लगा रही थी। युवा एक चेहरे को उतारा गया और वहां पर पूरा जोर लगाया गया। पार्टी एकजुट होकर के मैदान में उतरने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ हमने देखा, लेकिन अब फिलहाल ईवीएम में जनता का फैसला कैद हो गया है। अंकुश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच संदीप भमरकर मेरे साथ, मेरे सहयोगी बुधनी से जुड़ चुके हैं, जो आज दिन भर बुधनी में मतदान को लेकर के नजर बनाए हुए थे, कवरेज कर रहे थे। संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बुधनी का क्या माहौल देखा गया? दिन भर की अगर स्थिति देखें तो क्या नजर आया आपके लिए? और अच्छा उत्साह कम से कम कहा जाए उपचुनाव के लिहाज से, क्योंकि 72% से ज्यादा मतदान प्रतिशत शाम 5 बजे तक का दिख रहा है। बिल्कुल, ये इससे कहा तो जा सकता है कि मतदान में लोगों ने उत्साह के साथ में भाग लिया, लेकिन अगर पिछले चुनावों के आंकड़े देखे जाएं, मसलन पिछला विधानसभा चुनाव तो 84% मतदान बुधनी का रहा था और उस वक्त में शिवराज सिंह चौहान को 1,04,000 की लीड से जीत हासिल हुई थी। चूँकि ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है और अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, इसीलिए लोगों में उत्साह नज़र आया था। लेकिन मतदान प्रतिशत का गिरना ये 72% तक 5 बजे तक गया है। अगले 1 घंटे में जो मतदान हुआ है उसका आंकड़ा आना भी बाकी है, लेकिन 75% के आसपास उम्मीद लगाई जा रही है। इसके आसपास मतदान हो सकता है, क्योंकि कतारें बेहद कम, बहुत लंबी कतारें नहीं देखी गई थी जिसमें यकायक बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन काफ़ी दिलचस्प रहा है, शांतिपूर्वक मतदान अभी तक रहा है और अब पोलिंग बूथ के जो एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में पीठासीन अधिकारी ईवीएम को सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं और ये भी बड़ी मुस्तैदी के साथ में किया जा रहा है। पूरी निगरानी की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लीडर्स ने ट्रेनिंग के दौरान में पोलिंग बूथ एजेंट्स को ये कहा था कि आप ध्यान रखकर हर एक चीज़ की निगरानी आपकी निगरानी में होना चाहिए, निगाह से कोई भी चीज़ छूटे ना, इस हिदायत के साथ उन्हें यहाँ भेजा गया था। तो ये काम भी जो पोलिंग बूथ पर जो चल रहा है वो भी बड़ी मुस्तैदी के साथ में चल रहा है। दिन भर में छिटपुट घटनाएं ज़रूर हुई, लेकिन कोई एक बड़ी घटना जैसी सामने नहीं आई है और हर पूरे सारे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से कतारें लगातार देखी गई थी। शाम के वक्त में थोड़ी कतारें कम हो ज़रूर गई थी, लेकिन 72% के आसपास 5 बजे तक हो गया, जो एक ठीक ठाक आंकड़ा तो कहा
जा सकता है, लेकिन जो उत्साह बुधनी की जनता ने पिछले चुनाव में दिखाया था शायद वैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन संदीप माहौल कैसा रहा था? आप बता रहे हैं कि लोगों की कतारें जरूर दिखाई दी, शाम में थोड़ी भीड़ कम हुई, लेकिन सुबह से ही उत्साह दिख रहा था। लेकिन जो लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे थे उनके लिए मुद्दे क्या अहम लग रहे थे? क्या उनके लिए मुद्दे ज्यादा अहम थे या फिर प्रत्याशी या फिर कोई पार्टी ज्यादा अहम नजर आ रही थी? क्या दिखाई दे रहा था उनसे बातचीत करने पर? देखिए, मतदाताओं ने हर मुद्दे पर गंभीर रहा था। यदि उनसे बात करते थे आप स्थानीय मुद्दे, तो वो गिनवाते थे कि स्थानीय मुद्दे कौन से हैं, देश के मुद्दे कौन से हैं जो उनके जहन में हैं। ये इसमें इन सबसे ज़्यादा प्रत्याशी कैसा है, इस पर भी काफ़ी विचार विमर्श मतदाताओं ने किया था। प्रत्याशी कैसा है जैसे सवाल कर ले तो उनका पहला जवाब तो यही होता था कि शिवराज जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी उनकी गैर मौजूदगी में चुनाव हो रहा है। ये बात मतदाता ठीक बेहतर ढंग से जानता था, और जब ये वोट डाल रहा होगा तो जाहिर तौर पर मतदाता के मन में ये बात रही होगी कि इस बार शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नतीजों का भी इस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मतदाताओं के जहन में ये बात रही है। एक बात तो साफ कही जा सकती है, मतदान प्रतिशत जिस तरह से घटा है, यदि बीजेपी जीतती भी है तो गैप होगा वो काफ़ी कम होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर कमज़ोर नहीं रहा है, जातिगत आधार पर उसने बढ़त हासिल की है, और हमने ये देखा है कि जिस जाति से राजकुमार पटेल कांग्रेस के कैंडिडेट आते हैं उन्होंने अपनी जाति पर प्रभाव छोड़ा है और जाति उनके प्रभाव में आई है। ये कितना वोटों में तब्दील हो पाएगी ये तो देखना होगा। दूसरी तरफ जो अर्जुन आर्य जिनकी वजह से बुधनी का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था, उन्होंने भी आदिवासियों के बीच में अपनी पैठ बनाई है, आदिवासी उनका नाम ले रहे हैं। तो प्रत्याशियों पर भी लोगों ने बातचीत की है। तो इस बार जो फैक्टर रहेगा वो प्रत्याशी का बदलना रहेगा। उपचुनाव में परंपरागत जो उम्मीदवार है, दावेदार हैं, शिवराज सिंह चौहान के नहीं रहने की वजह से इस बार का चुनाव प्रभावित होगा, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। तो अब देखना होगा कि इसका प्रभाव पड़ता क्या है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है या फिर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कोई स्कोप नजर आता है, वो देखने वाली बात होगी। मैं संदीप आता हूं आपके पास। इस बीच विनोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद शर्मा लगातार वो विजयपुर सीट पर मतदान पर नजर बनाए हुए थे। विनोद, जरा बताइए कि विजयपुर सीट पर आज दिन भर क्या नजारा देखने को मिला, कैसा माहौल रहा? और अगर हम 73.27% मतदान की बात करें तो उपचुनाव के लिहाज से उत्साह नजर आ रहा था मतदाताओं में, क्या यह कहा जा सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बात कही जा सकती है कि 5 बजे तक जो मतदान हुआ वो 73 नहीं बल्कि 75% हो गया, और 1 घंटा और मतदान हुआ था। जो 6 बजे की रिपोर्ट है वो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं की गई है। तो अभी तक ये उम्मीद की जा रही है कि जो मतदान का प्रतिशत है विजयपुर में वो 75% से तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा। तो इससे लोगों के उत्साह का तो समझ में आ ही रहा है। लेकिन पूरा चुनाव जो हुआ उस पूरे चुनाव में एक चीज जरूर यहाँ पर देखने को मिली कि जो लोग थे वो अक्सर ये कहते रहे कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, यहाँ पर काम नहीं हुआ। रामनिवास रावत अब तक यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का विधायक उतने काम नहीं करवा सकता जितना कि सत्ता पक्ष का एमएलए करवा सकता है। अब वही रामनिवास भारतीय जनता पार्टी से मंत्री के तौर पर चुनाव मैदान में है, सरकार भी उनके साथ है, मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रम किए, सभाएं की, लेकिन जनता का जो मन है, जनता आज भी यही कह रही है कि ये तो वही है जिन्होंने पहले काम नहीं कराया। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो ये कह रही है कि सरकार के मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्षेत्र में विकास होगा, काम होगा, और विजयपुर की तरक्की के रास्ते अब यहाँ से खुलने वाले हैं। तो दोनों तरह की राय हमें देखने को मिली। लेकिन विवाद ज्यादा इस पूरे उपचुनाव में हमें दिखाई दिए। वीरपुर में विवाद हुआ, बूथ कैप्चरिंग की 2-3 जगह घटनाएं सामने आई, शिकायत आई। हालांकि ज्यादा देर तक वो नहीं रहा। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, प्रशासन ने, पुलिस ने तुरंत उस सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आए अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन शासन ने उनको घुसने नहीं दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इसी मंशा से आए थे, लेकिन उनको भी विजयपुर विधानसभा की सीमा से पहले ही प्रशासन ने रोक दिया गया। दोनों ही प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा नजरबंद किए गए, तो रामनिवास रावत जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो अपना वोट डाल के आए तो उनको भी नजरबंद कर दिया गया, और अपने सर्किट हाउस में बैठ के ही वो अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव संबंधी बात करते रहे, चर्चा करते रहे, ये भी बात करते रहे कि आखिर कितना प्रतिशत कहाँ मतदान हुआ है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कहीं ना कहीं देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव हो गया है रामनिवास रावत के लिए, क्योंकि रामनिवास रावत बीजेपी के सरकार के मंत्री हैं। वो अगर यहाँ चुनाव
हार जाते हैं तो ना वो मंत्री रहेंगे ना विधायक रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार में वो विधायक तो थे। अब बीजेपी सरकार भविष्य में क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनके राजनीतिक करियर में बूम आ जाएगा। मंत्री रहते हुए वो विकास और जैसे वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, विजयपुर में तरक्की के रास्ते खोल देंगे। तो दोनों ही चीजें इस समय है। ठीक है, लेकिन विनोद, जो आप फैक्टर्स गिना रहे हैं, जैसे एक तरफ आप बता रहे हैं कि रामनिवास रावत जब मैदान में है तो इस वक्त प्रदेश में प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज जा रहा है कि वो अब सिर्फ विधायक नहीं है बल्कि एक मंत्री और पूरे इलाके में काम हो सकता है, विकास हो सकता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर कहीं ना कहीं एक परसेप्शन क्रिएट कर रही थी कि बिकाऊ बनाम टिकाऊ का, और उस तरीके से वो पूरा का पूरा इलेक्शन ले जाने की कोशिश कर रही थी। तो कौन सा फैक्टर ज्यादा जमीन पर उतरता दिखाई दिया और माहौल किसके पक्ष में बनता दिखाई दिया, किस तरह का नजर आ रहा था? क्या मिलीजुली स्थिति नजर आ रही थी? जयपुर विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, रामनिवास के सामने ही, बाबूलाल मेवरा के सामने जो बीजेपी के थे और रामनिवास कांग्रेस से थे। तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मुकेश मल्होत्रा 44,000 से ज्यादा वोट ले गए। यही सोच के कांग्रेस ने उनको चुनाव मैदान में उतारा। अब आदिवासियों का जो मतदान संख्या है यहाँ वोटरों की 70,000 है। जो दलित समाज का वोट बैंक माना जाता है, ज्यादातर वो कांग्रेस का वोट माना जाता है, मुस्लिम कांग्रेस का वोट माना जाता है। तो ये पूरा की पूरा वोट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उन इलाकों में आदिवासियों के वोटों के प्रतिशत देखना बहुत जरूरी होगा कि उनका वोट डला कितना है। कई जगह बड़ी संख्या में एक ही कैंडिडेट के पक्ष में मतदान हुआ है, वो रामनिवास की ओर भी हुआ है, वो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा की ओर भी हुआ है। इधर जो रावत समाज है वो भी बड़ी संख्या में, वो पूरा वन साइडेड वोट गया, वो वोट कहीं नहीं बटा। कुशवा समाज जो बीजेपी का वोट माना जाता था ग्वालियर चंबल अंचल में, उसका कुछ प्रतिशत रामनिवास रावत को गया, कुछ कांग्रेस की तरफ गया। तो वोट थोड़ा सा जो मजबूत वोट माना जाता था, तो अब ये जो आकलन नजर आ रहा है वो जो नतीजे हैं उनमें कितना रिफ्लेक्ट करता है, क्या असर होता है और नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं, अब इसके लिए 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सबकी किस्मत जो है, जितने प्रत्याशी थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आप जो जानकारी दे रहे थे उसके लिए विनोद आपका और संदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते खबरों में अगर बात करते हैं जनजातीय